पास समेशन मान लो n लिख देता हूँ, x लिखो या n लिखो बात बराबर है, तो यहाँ n भी कर सकते हो, n करोगे तो n से स्टार्ट हो जाएगा, मर्जी है तुम्हारी। तो ये मान लो x ही रहने दो, जैसे x चल रहा है तो सो x फ्रॉम 4 टू इन्फिनिटी। अब यही क्वांटिटी तुम्हें कैलकुलेट करनी है ना एक्चुअली। अब x बराबर n पे क्या आंसर आता है इसका जो तुम कैलकुलेट कर रहे थे, सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू n, ये कितना होगा? ये हो जाएगा क्यूब p की पावर 4 प्रोबेबिलिटी x लेस देन n माइनस 5। हाँ, सो जैसे 1/6 की पावर 4 इंटू 5/6 प्रोबेबिलिटी, बाकी ये तो फिक्स हो गया। हाँ x लेस देन n माइनस 5। हाँ, तो मोर देन इक्वल टू n-4 कर लो, ये है भाई n मोर देन 5 मतलब वही है। सो x ग्रेटर देन n-5 सेम होगा ना, तो n-4 के जैसे x ग्रेटर देन 2 है तो x क्या होगा? मोर देन इक्वल टू 3, ये हो गया। अब ये प्रॉपर्टी कैसे आएगी? तो ये वो इसी की जरूरत यहाँ नहीं है तुम्हारे पास, इसको तुम ठीक से लिखो। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू n-4 क्या होगा? 6 की पावर 5/5, यही यूज कर लो यहाँ पे। अब ये वाली चीज सो 3 प्लस इसमें वो यूज करो अब, है ना। तो नहीं, x यहाँ 4 से स्टार्ट है, तो अगर इस समेशन को मैं री करूँ, दोबारा लिखूँ ठीक से, तो क्या लिख सकता हूँ? देखो प्रोबेबिलिटी x, इसको लिखूँ मैं मोर देन इक्वल टू n-4, तो यहाँ मुझे n कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? x को मैंने n-4 लिखा है, तो x 4 से स्टार्ट था, n कहाँ से स्टार्ट होगा? 8 से ना, ताकि यहाँ 4 से स्टार्ट था तो 8 रखेंगे तो ही 4 आएगा, 8 से इंफिनिटी हो गया। ठीक, अब ये सॉल्व कर लोगे तुम। सो 3 प्लस समेशन n फ्रॉम 8 टू इंफिनिटी, और इसकी प्रॉपर्टी वहां से पता है ना, 6 की पावर 5 अपॉन कितना लिखो, ये पता है। अब अब यहाँ पे ईच पॉइंट पे तुम देखो आगे तो हाँ यस, सो 3 प्लस 6 की पावर 5/5 और 1 माइनस करके कर दो। तो x की वैल्यू यहाँ है ना, तो 8 से आगे तुम पूछ रहे हो तुम, तो 1 से 8 तक, तो यहाँ 1 से 8 तक क्या मतलब 4 से ही स्टार्ट है, तो 4 5 6 7 8, 8 तो इंक्लूड है वहाँ पे, तो 7 तक ये हो जाएगा। अब 4 5 में निकालना आसान है, 4 5 6 7 में निकालना आसान है, ये हो गया, हो जाएगा ठीक। तो नेक्स्ट जो तुम्हारा डाउट है वो ये है कि ये हो गया, तो अगला तुम्हारा क्या है अब? हाँ, उसमें कंटिन्यू नहीं हुआ, पूरा पूरा नहीं हुआ। देखो देखो एक्चुअली क्या है ना, इसमें बहुत गलतियां भी हैं, तो टेंशन मत लेना। नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर ये x है और y बराबर 5x है, तो 5x का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू x है ना, ये तो इसका मतलब ये हुआ। सो y बराबर ऐसा है और z क्या है? सो z है x माइनस म्यू बाई सिग्मा लेस देन इक्वल टू x है, ये z है ना, यहाँ से z क्या आएगा? x माइनस म्यू बाई सिग्मा, जो कि है नॉर्मल 0 1। ठीक,
तो ये हो गया हमारा। अब तो ये x हो जाएगा उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो x माइनस म्यू लेस देन इक्वल टू सिग्मा x। सो प्रोबेबिलिटी से उधर बुला लो, x टाइम 1 माइनस सिग्मा लेस देन इक्वल टू म्यू। सो y बराबर प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू म्यू अपॉन 1 माइनस सॉरी क्या है सिग्मा, ठीक है ये आ गया। तो अब तुमसे क्या पूछा है यहाँ पे कि एक्सपेक्टेशन तो ये किसके इक्वल आ गया, नहीं ये x का CDF आ गया ना, CDF ऑफ x एट 1 माइनस सिग्मा। तो y CDF है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसका क्या मतलब हुआ। सो ये तो कोई नंबर हो गया ना, तो डिस्क्रीट हो गया ये तो। y तुम्हारा अगर CDF ऑफ x है एट पॉइंट म्यू अपॉन 1 माइनस सिग्मा, तो इसका क्या मतलब है। तुमसे क्या पूछा गया, EY ना, अच्छा सो E ऑफ y। तो मेरा क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास कि जैसे फाई तो कोई फिक्स नंबर रहता है, तो यहाँ x रैंडम है ना, ओके x रैंडम है और तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या होगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y का मतलब क्या हुआ यहाँ से। अच्छा ये अप्रोच अगर यूज ना करो, मान लो ये तो तेरा नंबर निकाल दिया तुमने, y कोई फिक्स नंबर जरूरी नहीं फिक्स नंबर होगा, ठीक है इसको हम यूज नहीं करते, हम दूसरा अप्रोच यूज करते हैं। मान लो दूसरा अप्रोच ये है कि ठीक है मेरा y फाई x ही लेके चलता हूँ, रैंडम है ना, ठीक है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y होना क्या चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई x क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई x का डेफिनेशन क्या है। सो फाई x इंटू PDF ऑफ x dx, यही ना। और फाई में और fx में क्या रिलेशन है, जैसे यहाँ पे तुम करोगे x तुम्हारा है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, सब्स्टिट्यूशन तो कर सकते हैं x माइनस म्यू। अच्छा एक काम क्यों नहीं करते, चलो एक काम करो, अभी मैं म्यू को अगर यहाँ पे सपोज 0 और सिग्मा को 1 रखूं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा x नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। तो उस केस में जो फाई x का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस केस में क्या आएगा, मतलब नॉर्मल 0 1 हो गया अब, तो फाई x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अब, हाँ ये मैंने ये मान लिया ना x को, सो ये यूनिफॉर्म 0 1 हो गया ना अब। हाँ तो अगर मेरा x नॉर्मल 0 1 है तो फाई x उसी का CDF है, तो ये अब इस केस में मीन क्या आएगा, EY क्या आएगा। हाँ अब तुम ये चेक करो किस ऑप्शन में ये रखने पे हाफ आंसर आ रहा है, चारों ऑप्शन चारों में। ओ फिर तो वो हो गया, फिर यहाँ पे उस तरह एक केस आ गया। तो अब थोड़ा सा इसको हम ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा ट्विस्ट क्या करते हैं, तो है ना एग्जाम्पल हमने बनाया एक वर्क नहीं किया, कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम्पल ले लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x को कंसिडर करता हूँ नॉर्मल CDF एट x ना, फाई x है,
अच्छा ये तो चारों में फिर ट्रू हो गया तुम्हारा, नहीं तो इस केस में तुम्हारा 2 तो सारे 5 0 सब में बन जा रहा नहीं। हम्म। तो पर्टिकुलर इसका आप इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन या तो जनरल करना चाहो तो जनरल अगर करोगे so how to integrate this function small size सर वो जो आपने क्वेश्चन कराया था क्लास में, let's n plus to 5 is into size वाला, हाँ मतलब मैंने उसका जब मतलब आपने जो बताया था गाइड में जो चेक करो उसमें रिजल्ट दिखा था आपको, मैंने भेजा है। हाँ उसमें क्या लिखा था 5 एक तो ये नहीं उसमें जैसे सोल्यूशन मैंने दूसरा देखा तो मैंने उसमें रिजल्ट यूज किया हुआ है, आपको मैंने देखा है। कौन सा तुम भेजा है? हाँ नहीं नहीं तो ये अलग कर रहा है, ये तुम बुक में सोल्यूशन देखे ना, तो मैं उसको यूज नहीं किया। अच्छा अच्छा ये रिजल्ट यूज करोगे तो हो जाएगा नहीं? तो वैसे ही आ जाएगा फिर। तो देखो जैसे अगर ये रिजल्ट यूज करो तो तुम्हारा x जैसे तुमने कहा नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है और y फाई x है, तो यहाँ से मेरे पास x माइनस म्यू बाई सिग्मा जो है वो z होता है, और फाई ऑफ t अगर मैं लिख दूं तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी, सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसने कहा है फाई ऑफ ए जेड प्लस बी, तो यहां से तुम्हारा फाई एक्स है ना, तो इसको मैं जेड के टर्म में क्या लिख सकता हूं, एक्स को यहाँ एक्स को जेड के टर्म में क्या लिख सकता हूं, सो सिग्मा जेड प्लस म्यू। ओके तो इस फॉर्मूले से अगर हम करें तो क्या आएगा, अब लगाओ ये फॉर्मूला जो इसने लिख रखा है क्या होगा, देखो कंपेयर करो उससे, तो बस यही ये फॉर्मूला इसको यूज कर लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मुझे लिखाना पड़ेगा, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ, तो इसका प्रूफ भी होगा, प्रूफ देखना पड़ेगा मुझे, फाई ऑफ ए जेड प्लस बी, सो ये जो फॉर्मूला आएगा फाई ऑफ बी अपॉन रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्मूला यूज कर लो कि ए जेड प्लस बी रहने पे क्या करेंगे, तो ए जेड प्लस बी रहने तो यहाँ से ए की जगह सिग्मा है और बी की जगह म्यू है, तो ए की जगह सिग्मा और बी की जगह म्यू, तो ये तुम्हारा म्यू अपॉन रूट अंडर 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर हो गया ना। अब जैसे ये शुरू में मैं क्या कर रहा था कि इसको डिराइव करना पड़ेगा, जो कि काफी डिफिकल्ट प्रूफ है ना, कई बार डिफिकल्ट होता है। सो ये हो गया, ठीक है तुम्हारा, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना ही हो गया फिर तो, ठीक है ना, जो क्वेश्चन था। तो चलो एटलीस्ट इसको यूज करके इस ये रिमार्क है, इस फॉर्मूले को यूज करके ये हो गया, ठीक है। चलो तो एटलीस्ट हो तो गया ना सॉल्व, ये है। अब कौन सा रह गया, कोई और रह गया?
नहीं फिर देखो इंटीग्रेट करना कई बार डिफिकल्ट रहता है ना, तो वही तो प्रैक्टिस से समझ आया ना। जैसे मान लो इस तरह का कॉन्सेप्ट अब मिले तुम्हें, तो तुम ये याद रखो कि हाँ इस तरह कोई कॉन्सेप्ट रहेगा तो ये करेंगे। जनरलाइज तुम बोल रहे हो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई है ना, तो एक्सपेक्टेशन है ना, एक्स को ये लिखा, अब डायरेक्टली तो नहीं होगा तो मतलब वो इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा तुम्हें, बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ जो मैं कर रहा था तो अभी क्या, यहाँ पे बाई पार्ट लगाओ कि फाई को बाहर रखे, फिर इसका इंटीग्रेशन 1 हो गया, ओके, माइनस फिर फाई का डिफरेंशिएशन ये साई एक्स हो जाएगा ना, और फिर इसका इंटीग्रेशन तो 1 है, फिर इंटीग्रेशन करो। अब ये कितना होगा, तो अभी ऐसे ये बाद में पुट करेंगे लिमिट। अभी ये है इस तरह से कुछ देखो जरा, बाई पार्ट लगा रहे हैं हम। ये पीडीएफ है, ये स्मॉल फाई है, हाँ स्मॉल फाई मतलब पीडीएफ ऑफ नॉर्मल 01, ठीक है। देखो तो ये फाई का इंटीग्रेशन क्या 1 ही हो जाएगा। अच्छा यहाँ से फिर तो ये आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा फिर से, यहाँ से 1 आ जाएगा ऐसे तो। अरे नहीं ये गलत लिखा मैंने, अभी मैंने लिमिट तो लिया ही नहीं ना, तो हमें तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका। यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ 1 कब होगा जब लिमिट यूज करोगे, तो यहाँ तो तुम्हें उसको इंटीग्रेट करना होगा इनडेफिनिट में। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया, एक्चुअली मैं वो नहीं कर रहा, लिमिट तो मैं बाद में यूज करूंगा, लिमिट यूज नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि लिमिट तो मैं बाद में, मैं अभी इनडेफिनिट सॉल्व कर रहा हूँ, लिमिट हटा दूँ तो ये इसका बाहर फाई बाहर एंड इसका इंटीग्रेशन करके देखना पड़ेगा, जो कि तुम शायद नहीं कर पाओगे ऐसे इनडेफिनिट में, माइनस तो वो कॉम्प्लिकेट होगा। तो ये रिजल्ट है जिसका प्रूफ मिल जाएगा, प्रूफ हम इसका देख सकते हैं, तो उससे फिर कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था और लास्ट, हाँ तो यही ठीक है। हाँ अगर कोई मैट्रिक्स ये होता है इम्पोर्टेंट है ऑर्डर्स मतलब लेट्स से 2 और उसकी नलिटी कुछ भी होता है, उसमें कुछ रिलेशन होता है क्या अगर तो नलिटी का स्क्वायर में, हाँ इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ए स्क्वायर आई है ना, ए स्क्वायर का 0 है। अच्छा तो ए स्क्वायर अगर 0 है, सो ए अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है, मतलब रैंक तो ए से कम ही होगा उसका, मतलब एन से कम ही होगा। तो नलिटी उसकी 6 है, और ऑर्डर क्या है उसका, हाँ ट्राई करते हैं, भेजो देखो ट्राई करके तो होगा, रिजल्ट भी देखेंगे पता चल जाएगा। तुम्हारे इधर वाले सारे क्वेश्चन होंगे ना, इधर वाले भी जो पूछे थे पहले, ठीक है। एक मिनट, तो रिजल्ट होगा, लेकिन अभी देखते हैं। ये कह रहा है कि तुम्हारे पास m जो है ऑर्डर n की है। अच्छा सो m जो है n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और m स्क्वायर 0 है, तो सोचो ना m स्क्वायर 0 कब होगा, इसका डिटरमिनेंट तो 0 ही है, ट्रेस भी 0 है m स्क्वायर का और डिटरमिनेंट भी 0 है, ठीक है। और तुम्हें बोला है क्वेश्चन में कि नलिटी m की जो है
नलिटी m की 6 है, तो नल स्पेस m की 6 है, नलिटी नहीं, तो रैंक ऑफ m कितनी हो जाएगी अभी? n-6। ठीक है, अब यहां पे क्या समझ आ रहा तुम्हें? तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा? ये तो एनालिटिक पॉलिनोमियल हो गया, सो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा? या तो t होगा या t स्क्वायर होगा। इसको बोलते हैं ना, मैं तो बताया एनालिटिक पॉलिनोमियल, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जो सेटिस्फाई करे, t स्क्वायर एनालिटिक पॉलिनोमियल है, तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल विल डिवाइड एनालिटिक पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये हो गया कि या तो t है या t स्क्वायर है, लेकिन तुम्हें बता रखा होगा m क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है ना, क्यों बी स्क्वायर मैट्रिक्स आर्बिट्री n, अच्छा बताया नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो देखो अगर m खुद जीरो मैट्रिक्स, इसका मतलब ये हो गया, अगर ऐसा ट्रू है तो इसका मतलब m जीरो मैट्रिक्स है ना, और इसका मतलब ये हो गया मिनिमल पॉलिनोमियल t स्क्वायर है, तो इसकी सारी आइगन वैल्यू जीरो है, लेकिन ये ना, अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल का क्या मतलब हुआ कि इसकी सारी आइगन वैल्यू जीरो ही होगी। ये है तो खुद जीरो मैट्रिक्स है। अच्छा जीरो मैट्रिक्स होगा तो क्या होता बताओ, अगर जीरो मैट्रिक्स है तो क्या होगा? हाँ जीरो मैट्रिक्स है तो नलिटी क्या हो जाएगी, यहां से बराबर जीरो है ना, सो x1 x2 xn बराबर जीरो, तो यहाँ सारे जीरो बराबर जीरो, तो स्पेस तो कुछ भी हो जाएगा ना, मतलब 8 आ जाएगा, तो नहीं जीरो तो नहीं होगा, तो 96 मतलब ये नहीं रखेंगे, तो दूसरा ये तुम्हारे पास मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो ये है। अब सारे आइगन वैल्यू जीरो है, यहाँ टी स्क्वायर, तो पता है इसका मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स कैसा होगा? एक्चुअली एक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होता है जो गेट के सिलेबस में यहाँ नहीं है, तो ये कुछ इस तरह का मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट जीरो लो, यहाँ 1 है, बाकी सब जीरो है। इसमें तुम चेक करके देखो m स्क्वायर जीरो आएगा, आएगा कि नहीं, चेक करो जरा इस मैट्रिक्स में, है ना? हाँ, तो इसका मतलब 2 क्रॉस 2 का एक ब्लॉक डायगोनल बनता है, तो ये m स्क्वायर यहाँ जीरो आएगा। अब इसमें लेकिन इसका वो क्या है, अभी इसका रैंक क्या है, इसका 1 है, तो मुझे रैंक इसका अगर मैं बोलूं n क्रॉस n है ना, तो नलिटी अगर 6 है तो रैंक क्या है इसकी, यहाँ पे 1 है, तो n की वैल्यू क्या हो गई? नलिटी कितनी होगी वो तो पूछा, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ तुम्हें कि n क्या रखोगे नलिटी 6 हो जाए। तो देखो मैं ध्यान देता हूँ, यहाँ मैं तुमसे कह रहा था नहीं होगा, n अगर 7 रखोगे, मान लो 7 क्रॉस 7 की मैट्रिक्स है, तो उसकी नलिटी 6 आएगी और रैंक 1 आएगी, आएगी ना? 7 क्रॉस 7। दूसरा केस देखो, जब t वाला मैं कह रहा था, सो m अगर जीरो मैट्रिक्स है और वो 6 क्रॉस 6 का है, तो क्या होगा? चलो m स्क्वायर जीरो है, यस, रैंक m का क्या है, जीरो है, नलिटी m का क्या है, 6 है, दो पॉसिबिलिटी है, तो या तो जीरो मैट्रिक्स है या ऐसा मैट्रिक्स है। अच्छा पूछा क्या है तुमसे, अभी क्या बोलना चाह रहा है वो? अच्छा मैक्सिमम पूछ रहा है एक्चुअली, तो उसको और बढ़ाओ अब, क्योंकि मिनिमम बोलता था यहाँ 6 हो जाता है ना, इससे कम नहीं होगा, तो हमें इसको बढ़ाना है, तो बढ़ा कह सकते हैं हम, सोचो, तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 के ब्लॉक्स बना सकते हैं हम, तो कैसे ब्लॉक्स बनेंगे? सो यहाँ से अगर तुम देखो, अब इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, देखो, सो टी स्क्वायर इज जीरो, तो यहाँ पे इसका मतलब, हालांकि जैम के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं है, ये वो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म वाले उस पे है, तो उसमें क्या होगा, अगर n क्रॉस n है तो 2 क्रॉस 2 का ब्लॉक मैट्रिक्स बनेगा ऐसा 0 1 0 0 टाइप का, ये एक ब्लॉक मैट्रिक्स हो गया, दूसरा ब्लॉक हुआ 0 1 0 0 ऐसा बनेगा, ऐसे ही यहाँ भी रहेगा 0 1 0 0 टाइप का। अब तुम चेक करो ध्यान से, मैंने कितने, मुझे क्या रखना है इसका नलिटी 6 है ना, अभी ये n क्रॉस n है, मुझे इसका 6 नलिटी रखना है, तो बाकी सब जीरो है, बाकी सारे जीरो है ना, 0 0 0 0 0 0 सब 0 0 है।
अभी देखो इसकी नलिटी 6, ये मैट्रिक्स तुम्हें मिला, तो इसकी नलिटी 6 होने का क्या मतलब है, कितने नॉन जीरो रो तुम्हें होने चाहिए यहाँ पे? हाँ 6 रोज में 1 आएंगे ना, और कितने रो में 0 आएंगे? हाँ मतलब बाकी कितने हैं ये, तुम पेयर में है ना, तो पेयर में चल रहा है। तो एक्चुअली टी स्क्वायर और 0 का रिलेशन ये पावर 2 है ना, इसलिए 2 क्रॉस 2 का ब्लॉक बन रहा है। एक्चुअली इसकी थ्योरी मैंने जान में नहीं पढ़ाई है, गेट में आएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली ये इस तरह केस है। तो 6 जीरो रोज हैं, 6 नॉन जीरो रोज हैं। सो m स्क्वायर 0 है ना, और रैंक ऑफ m यहाँ पे अगर फाइंड करोगे ना इस केस में कितना आएगा, 6 है। हाँ, और नलिटी ऑफ m तुम चेक करो, ये भी 6 है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, तो टोटल 12 रोज हैं इसमें अभी। सो इस तरह का केस होगा। अब तुम सोचो अगर 11 क्रॉस 11 होता, मान लो मैं लास्ट रो 0 नहीं लेता हूं, तो क्या होगा, तो इसकी क्या होगी, जब तुम x1 x2 xn मान लो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं चलो 11 लेता हूँ, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 वैल्यू 0 होगी, 5 आ जाएगी इसकी रैंक, है ना। लेकिन तुम्हें मैक्सिमाइज करना है कि मैक्सिमम, मैं तो बात उस पर भी ले आया था, 7 क्रॉस 7 में भी ट्रू था ये, n 6 भी हो सकता था, 6 क्रॉस 3 0 मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है, 7 क्रॉस 7 के मैट्रिक्स जहाँ एक ब्लॉक सेटिस्फाई कर रहा है। फिर वैसे मैं 8 क्रॉस 6 का बनाऊंगा वैसे करके। तो मुझे पूछा मैक्सिमाइज कितने कर सकते हो तुम, तो तुम सोचो 12 के बजाय 13 है, नहीं तो 13 क्रॉस 13 में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, सोचो नलिटी कितनी हो जाएगी, नहीं बनेगी नलिटी। तुम 13 क्रॉस 3 लिखोगे ना, तो नलिटी तुम्हारी यहाँ से, पता नलिटी क्या है इसमें, जहां जितनी बार जीरोज ले रहे हो तुम वो नलिटी है। इसमें नलिटी क्या है तुम्हारा, अच्छा 11 क्रॉस 11 की बात कर रहे थे ना हम, तो 11 क्रॉस 11 में अगर तुम 6 टाइम 1 ले रखा है तो रैंक 6 है, नलिटी 5 हो जाएगी, 6 नहीं बनेगी। नलिटी क्या होती है, ax बराबर 0, तो 0 करो जरा, तो क्या होगा, x यहाँ से आएगा x2 बराबर 0, यहाँ से आएगा x4 0, यहाँ से ऐसे ही कितने मान लो 12 है, 12 प्लस 2 तो x12 0 है। अगर 11 होता है x11 0 होता, सॉरी यहाँ चेहरा वाला कितना है, ये 12 ही होगा ना, क्योंकि इवन में ही ऐसा बनेगा, वह तो बनेगा ही नहीं। तुम चेक करो, अगर मैं बोलता हूँ 13 क्रॉस 13 ले लो, चलो तुम, मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो क्वेश्चन है 12 से आगे जा सकते हैं क्या, तो मान लो 13 क्रॉस 14 क्रॉस 14 मान लो तुम सपोज, तो उसमें पता क्या होगा, रैंक नलिटी 7 7 आ जाएगी। अगर तुमने 12 लिया 13 लिया, 13 में रैंक 6 रहेगी, नलिटी 7 हो जाएगी, लेकिन तुम्हें नलिटी फिक्स कर रखा है 6। चेक करो अभी, एक्चुअली मैक्सिमम जो तुम कर सकते हो ना, ये टी स्क्वायर 0 है, तो 2 ब्लॉक 2 2 का बनेगा एक्चुअली, और आइगन वैल्यू 0 है इसकी, तो 0 ही रखना पड़ेगा। तो ये मैट्रिक्स तुम्हें m स्क्वायर 0 दे रहा होगा, ये m स्क्वायर 0 दे रहा होगा, ये m स्क्वायर 0 देगा ये, और ये मैक्सिमम n को तुम 12 ले सकते हो, 12 से ज्यादा नहीं ले सकते, मैक्सिमम 12। तुम 10 क्रॉस 10 का भी बना सकते थे, तो वहां पे तुम्हारा 10 क्रॉस 10 में तुम चेक कर सकते हो, ऐसा बना सकते हो वहां भी, लेकिन मैक्सिमम 12 तक जाए। क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम क्या कर सकते हो तुम, तो क्वेश्चन ये था ना मैक्सिमम n क्या हो सकता है, तो n मैक्सिमम 12 हो सकता है, 12 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 12 से ज्यादा करोगे तो तुम्हारा नलिटी 6 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर जो भी इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होगा किसी भी ऑर्डर का, हाँ उसमें जो रैंक होगी और नलिटी होगी वो सेम हो जाएगी। m स्क्वायर 0 है तब, आप 14 निकलो हैं या फिर पता तुम्हें मजे की बात क्या है इसमें, अगर m क्यूब 0 होता तो क्या करता मैं, तुम अगर ये सोचो, अगर इसमें m क्यूब 0 होता तो मैं क्या करता, तो मैं फिर 3 क्रॉस 3 का ब्लॉक बनाता है, ऐसा ध्यान दो, 0 0 0, फिर यहाँ होता 1 1, इसके ऊपर वाला
ये 1 ये 0 ये वाला बनाता मैं ब्लॉक्स, तो हमारा फिर ब्लॉक ऐसा बनता। अगर एम क्यू 0 होता तो मुझे एम क्यू को भी 0 करना है, तो इस तरह का मैट्रिक्स बनते, 3x3 वाले ब्लॉक्स बनते। तो यहाँ ब्लॉक्स 2x2 क्यों बना है? क्योंकि m स्क्वायर 0 था। तो वैसे तो मैक्सिमम 6 ब्लॉक्स बना सकते हो, इसीलिए 12 ऑर्डर हुआ है कि 6 तुम्हें जितने 0 रोज है ना वो तुम्हें नलिटी देगा एक्चुअली, और जो नॉन 0 रोज है वो रैंक देगा। तो 6 नॉन 0 रोज थे एंड 6 नॉन 0 है, तो अब तुम आगे पीछे इनको करके देखो, तुम्हें समझ आएगा। तो वहाँ नलिटी 6 नहीं रहेगी फिर। और मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो? तो मैक्सिमम 12 तक जा सकते हैं, उसके आगे नहीं पॉसिबल है, तुम चेक करो। ये भी वैसे ही है, लेकिन ये तुम्हारा मैं बोल रहा हूँ ये जैम के सिलेबस में नहीं है, ये गेट में है। टॉपिक का नाम है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, जो जैम में नहीं है, तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, ये सब हायर लेवल का है, तो जैम में है नहीं है ना इस तरह से। नेक्स्ट बताओ, और कोई बचा है? एक मिनट, तो कहाँ एक और कहाँ है? कहाँ आया? हाँ भी आया। देखो इसमें क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, वो तुम्हारे जैम में नहीं है ना, पॉजिटिव डेफिनेट जैम में नहीं है, छोड़ दो इसको। सो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स जैम के सिलेबस में नहीं है। पॉजिटिव में क्या होगा, सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव होंगी, ये होता है अगर वैसा है तो। ये जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स लोगे, प्रिंसिपल सब मैट्रिसेस बनाओगे, उसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होगा। तो ये जैम के सिलेबस में नहीं है, तो इसको मैं इसलिए कई बार बोलता हूँ बच्चों, जब क्वेश्चंस कर रहे हो तो सिलेबस साथ में रखो, ताकि तुम्हें ये समझ आए सिलेबस में है कि नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें गेट में कुछ एक्स्ट्रा है। तो ये पॉजिटिव सिमेट्री जो पॉजिटिव डेफिनेट है वो जैम में नहीं है। ठीक है चलो, तो अभी के लिए यहाँ यहीं से स्टॉप करते हैं, फिर अगर नहीं डाउट होता और है तो बच्चों किसी के पास हो तो। समृद्धि, ऋषभ या और भी, इफ यू हैव एनी डाउट, जो आपने किया हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ PYQs के या नॉन PYQs के या कहीं के भी, सो वी कैन डिस्कस। मैं ये नहीं कह रहा मुझे आता ही होगा, बट वी कैन ट्राई। number of 7 plus 7 real symmetric matrices which trace 0 and sum of non-diagonal elements is 0. ट्रेस भी 0 हो जाए, Sum of non-diagonal elements is 0. डायगोनल को छोड़ के भी 0 है। जैसे मैंने इसमें ऐसे सोचा कि ट्रेस को 0 करना है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उनके पास एक चॉइस है 0 नहीं है। क्यों? बाकी एलिमेंट्स होंगे उनमें n-n/2 एलिमेंट्स के पास इसी चॉइसेस होंगी। एंट्रीज क्या कुछ भी ले सकते हैं? हाँ। नहीं ऐसा थोड़ी होगा। That question है dimension of vector space of 7 cross 7 symmetric matrices, real symmetric matrices with trace 0 and sum of diagonal elements 0 of diagonal elements. Sum of diagonal elements is 0. तो ये डायगोनल हो गया, तो सम ऑफ डायगोनल ये हाँ ऑफ डायगोनल तो यही होगा, ये वाला ऑफ डायगोनल है और ये डायगोनल है, या कई लोग हाँ नॉन डायगोनल अलग हुआ, ये डायगोनल है ये ऑफ डायगोनल है। अरे ये इजीली आ जाता है ना। इसमें कितने टोटल एलिमेंट्स हैं? 49। अब तुम्हें क्या बोला इसने? 49 अननोन्स है मेरे पास। 7 क्रॉस 7 क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पूरा क्वेश्चन बताओ। 7 क्रॉस 7 सिमेट्रिक है? 7 cross 7 is a symmetric matrix. हाँ
तो सिमेट्रिक है तो फिर कितने अननोन चाहिए मुझे? डायगोनल के ऊपर कितने हैं ये बताओ मुझे। डायगोनल पे पॉइंट 49 minus 7 by 2 तो 42 21 हो गया। ठीक है ना, तो 1 + 2 अप टू 7 तक ना, ये तो होगा। टोटल इतने हैं, 28 टोटल है, और डायगोनल के ऊपर कितने हैं? 21 है, यही ना। हाँ सो डायगोनल के ऊपर 21 है, तो जो 21 ऊपर दोगे वही 21 तुम्हें यहां लेना पड़ेगा। ठीक, सो यहाँ पे तुम सोचो, जो तुम वहां कंसिडर करोगे, ये डायगोनल है, तो जो डायगोनल पे तुम्हारा इसने कहा ट्रेस 0 होना चाहिए। हाँ तो यहाँ पे 7 एलिमेंट है, तो सम 0 है, तो एक कम हो जाएगा। 6 तुम कुछ भी वैसा ले लो, और बाकी 7वां वाला उसका नेगेटिव हो जाएगा, वैसे समझ लो। तो यहाँ पे तुम्हारे पास A11 से लेके A77 तक 0 है, एक इक्वेशन ये आ गई। और ऑफ डायगोनल भी तुमको 0 बोला है ना। सो ऑफ डायगोनल 0 का मतलब एक एलिमेंट इसमें कॉमन, 1 2 3 4 5 6 7 लिखना पड़ेगा ना। एलिमेंट कहाँ पे मिलेंगे? जैसे मान लो 3 क्रॉस 3 का ही है, तो 1 2 3 है ना, तो ये एलिमेंट कॉमन है। अच्छा, तो यहाँ जो होगा वही यहाँ पे होगा, सिमेट्रिक है, तो ये 0 रहेगा। और यहाँ पे सम 0 करना है तुम्हें, इधर भी सम, तो ये भी 0 होना पड़ेगा ना, इसको भी तो 0 ही होगा। वैसे वहां ही बन रहा होगा केस ना, 7 क्रॉस 7 में, कि 1 2 3 4 5 6 7 मान लो ऐसा है, फिर कुछ भी है, मतलब ऐसे मान लो। तो एक एलिमेंट कॉमन आ रहा होगा ना इसमें, मतलब इसमें एक एलिमेंट मिल रहा होगा ना, ये बोल रहा हूँ मैं, ऑड है ना इसीलिए। सर ओरिजिनल क्वेश्चन बेस किया है। हाँ तो ये बताओ ना, देखो तो ऐसे क्वेश्चन में तो समझ आता है क्या है। तो क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस 7 क्रॉस 7 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ ट्रेस 0 एंड सम ऑफ द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो पहला रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मान लो भी बना लो ऐसा 6 7, इस तरह से ऐसा हो गया। सो जब डायगोनल बनाओगे ना, तो ये डायगोनल हो गया ना, यहाँ पे ये एंट्रीज है यहाँ पे, और ये कॉमन है ना, इस तरह से। सो एलिमेंट्स यहाँ मेरा पहला दूसरा तीसरा चौथा है, इस तरीके से। सो सिमेट्रिक है, तो इसके ऊपर 21 है। सो 21 एंट्री चाहिए, बस ये देख लो कम क्या होंगे, 21 टोटल है ना, तो इसमें से 21 एलिमेंट ये तुम्हारे पास है, प्लस यहाँ पे 7 है, लेकिन 7 में क्या है तुम्हारे पास कि ये जो है 1 2 3 है ना, ये 3, ये तो 0 रखना पड़ेगा। अगर ये नॉन 0 रखोगे तो इसको 0 रखना पड़ेगा ना, ताकि दोनों का सम में इफेक्ट ना हो। तो यहाँ पे काम कर सकता है ना, यहाँ पे जैसे क्या है कि ये इनमें वो चेंज हो सकता है, इनका सम 4 का सम अगर 0 है तो सो 1 2 3 4, एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी ना, और एक इक्वेशन यहाँ से आएगी ये वाली, क्योंकि ये 3 तो यही रहेंगे ना, सिमेट्रिक है तो। अच्छा एक मिनट, टू इक्वेशंस बनेंगे यहाँ से, एक इक्वेशन यहाँ से, एक इक्वेशन यहाँ से है ना।
एक मिनट, तो यहाँ से ये बोल रहा हूँ कि ये ना तो ये सिमेट्रिक होने के लिए यहाँ 3 होना पड़ेगा और यहाँ 2 होना पड़ेगा, यहाँ 6 होना पड़ेगा, यही ना। ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ इनके एलिमेंट का सम 0 होगा, उसका एलिमेंट का सम 0 होगा। 2 इक्वेशन ये आ गई और कितने घट जाएंगे, तो 11 + 7 टोटल है, इसमें से 2 घटा लो। टोटल देखो डायगोनल के ऊपर 11 है एलिमेंट, तो डायमेंशन 11, वहाँ पे 11 वेरिएबल्स हैं, 7 तुम्हारे डायगोनल पे हैं, तो ये हो गए। इसमें से एक इक्वेशन ये वाला जो बनाएगा कि इसका सम 0 होना चाहिए, दूसरी इक्वेशन इसका सम 0 होना चाहिए। तो क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे सपोज ए बी सी है तो इसका जस्ट नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, तो एक एलिमेंट कम हो जाएंगे ना यहाँ से, फिर उसका सम 0 है, तो वैसे करके आ जाएगा। कितना आ गया ये, क्या आंसर है इसका। तो इससे क्या होता है डायमेंशन में कि यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो 21, वही 21 नीचे आएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे इसके बारे में सोचना है। अब एक एलिमेंट कम हो जाएगा, इसका सम 0 है, तो यहाँ से मान लो 3 का सम जो है, चौथा उसका अपोजिट हो गया, तो यहाँ भी वैसे ही है। तो 2 इक्वेशन आए, तो 2 इक्वेशन से 2 अननोन्स को तुम रिमूव कर सकते हो, तो ये 2 अननोन्स रिमूव कर दिए, तो ये हो गया। ठीक है, इक्वेशन ये जो एलिमेंट जो भी होगा, जैसे मान लो डायगोनल है ना, तो A11 A22 A33 और A440 ऐसा है ना। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये वाला देखो क्या है, सो A44 A तुम्हारे पास 35 A26 और A17, ये 0 है। तो सोचो ना कि इसकी वैल्यू हम इसके टर्म में निकाल सकते हैं, यहाँ से बाकी के टर्म में आ जाएगा ना, वैसे ही इसकी वैल्यू मान लो बाकी के टर्म में आ जाएगा, तो इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, इसको रिमूव कर सकता हूँ, तो टोटल मेरे पास 21 ऊपर है, 28 टोटल एलिमेंट चाहिए ना, 28 टोटल चाहिए मुझे, जिसमें से हमें बता रखा है कि डायगोनल का सम 0 है। एक इक्वेशन बनी, तो भाई x + y + z अगर 0 है मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो मैं z को xy के टर्म में लिख सकता हूँ ना, तो मुझे xy अगर पता है तो z की जरूरत नहीं है, z हम xy से निकाल लेंगे, तो z डायमेंशन में नहीं आएगा, तो वैसे एक यहाँ से खत्म हो गया, एक यहाँ से खत्म हो गया, तो -2 इसीलिए क्योंकि 2 इक्वेशन थे, तो इसलिए माइनस हुआ। चलो फिर ठीक है, तो अभी 4 घंटे हो गए आज भी, सो एग्जैक्टली 4 घंटे। ठीक है, चलो थैंक यू एंड सो मच। कल कोई क्लास नहीं है, तो आप लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। कल 2 टेस्ट है, सॉफ्टवेयर पे भी टेस्ट है, गूगल फॉर्म पे भी है, वे पोस्ट कर ही दिया उसने, आई थिंक एक्टिव हो गया, आज भी दे सकते हो आप, तो आज भी टेस्ट दे सकते हो। तो सैटरडे संडे में आप टेस्ट दो, फिर डाउट देखते हैं, अगले क्लास में देखते हैं, होगा तो मंडे रख सकते हैं। तो देखता हूँ बच्चा जैसा कहता है। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट, है ना।